हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं भैया आप सब? आशा और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे भाई। तो फटाफट जल्दी से आ जाइए एक बार, ताकि आज के अपने सेशन की हम शुरुआत कर सकें। प्रातःकालीन सभा में आप सभी का स्वागत है, जो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं सभी साथी। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। रेगुलर स्टूडेंट आपके साथ उपस्थित हो जाता हूं मैं, और ढेर सारे हिंदी के प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बेसिकली मेरा उद्देश्य ये होता है कि आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, उन सब में हम बेहतर करें। चाहे वो बीपीएससी करवाने वाला जो आगामी परीक्षा है वो हो, चाहे वो टेट हो किसी भी स्टेट का, या फिर सीटेट हो, कोई भी एग्जाम हो, हिंदी में हमें बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से कोशिश हमारी जारी है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। बहुत सारे साथी आ गए। एक बार जरा सेशन को शेयर कर दें भाई सभी लोग। एक बार जरा सेशन को शेयर कर दें सभी लोग। गुड, बहुत बढ़िया। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप सब इसे ज्वाइन कर चुके होंगे। अगर नहीं ज्वाइन किया है तो इसे ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि रेगुलर जो पीडीएफ आपको मिलती है प्रैक्टिस के लिए, या फिर क्विजेस जो मिलती हैं, या फिर कभी कुछ क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप मुझसे सीधे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं। वो भी आप इसके जरिए कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये मेरा वर्चुअल एड्रेस है। क्वेश्चन पे चलते हैं बिना भूमिका के। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन नाउ गाइस। चलो फटाफट जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अमर सिंह राठौर किस विधा की रचना है? चलो भाई, टीजीटी पीजीटी वालों तैयार हो जाओ। रेडी स्टेडी गो। दौड़ लगाने के लिए ले चलते हैं आपको हिंदी की प्रश्नों की दुनिया में। लॉन्ग ड्राइव चलेंगे मेरे साथ। चलिए फिर एक काम करते हैं, जल्दी से सीट बेल्ट वेल्ट लगा लीजिए, थोड़ा सा बढ़िया से कस लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी लंबी जर्नी करने वाले हैं आज हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच एवरीवन, संजू एंड बाकी सारे साथी, जिन्होंने, आप सबके प्यार सपोर्ट और आप सबके दुलार की वजह से ही हम यहाँ उपस्थित हो जाते हैं हर दिन, वरना पिछले कुछ दिनों से कंडीशन तो बहुत अच्छी नहीं है। चलिए भाई, सुप्रभात सुप्रभात। अमर सिंह राठौर किस विधा की रचना है पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया। नेहा, शाहिद, लुशिता, रूबी, संजू, शशि, सुशांत, ताजिया, नैना, मुन्ना, मयंक। बहुत सारे साथी कह रहे हैं सर बी, एकदम थोक के भाव में आंसर बता दे रहे हैं। अभिनय बेटा तो थोक के भाव में आंसर दे रहे हैं, कह रहे भाई साहब बी हो जाएगा सर, एकदम लगा दीजिए, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जबकि पहले ही मैंने बता रखा है। हाँ, अभी आया उत्तर, यस हुआ नैना, बहुत बढ़िया। नाटक है भाई, ये बहुत नाटक करते हो तुम लोग यार। कहते नहीं है कि यार तुम नाटक ना किया करो। तो ये क्या है? अमर सिंह राठौर एक नाटक है। क्या है? नाटक है। विधा पूछा है। क्या पूछा है? विधा है। अगला प्रश्न बता दो इसी के साथ। काठ का सपना किसकी रचना है? इसी के साथ अगला प्रश्न जल्दी से बताओ। काठ का सपना किसकी रचना है? चलो भाई। जय महाकाल, आ जाओ फटाफट जल्दी से भाई। ओके, बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आज चेक नहीं किया फिलहाल तो। तो अगर आ गई है तो फिर जितने लोगों ने दिया है मिला लो भाई, देखो कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। कह रहे हैं सबकी मुक्तिबोध का हो जाएगा। देखो ध्यान से, काठ का सपना मुक्तिबोध की रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध की, पक्का लॉक कर दिया जाए। चलो आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया। तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना। ठीक है ना? पहली हमने पढ़ाई, दो रचनाएं हमने याद करवा दी। पहली है अमर सिंह राठौर, जो कि नाटक है राधाचरण गोस्वामी का। राधाचरण गोस्वामी का नाटक है। और दूसरी रचना हमने पढ़ ली, काठ का सपना, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। दो रचनाएं याद कर लो फटाफट जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। कागज की नाव अगली रचना है, अगला उपन्यास है कागज की नाव। बताओ किसकी है?
तीसरी रचना आज की, कागज की नाव। कागज की नाव उपन्यास किसकी रचना है? जल्दी से बताओ। कागज की नाव, फिर से बोल रहा हूं, अमर सिंह राठौर एक नाटक है, राधाचरण गोस्वामी का। काठ का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। कागज की नाव नासिरा शर्मा की है, उपन्यास है ये। कागज की नाव नासिरा शर्मा का उपन्यास है, तीसरी रचना आज की। तीनों रट लो, याद कर लो, एकदम दिमाग पे बिठा लो। फिर से रिपीट कर दूं, कागज की नाव नासिरा शर्मा की है। कागज की नाव उपन्यास है नासिरा शर्मा का। काठ का सपना, काठ का सपना किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध का है। इसके पहले पढ़ा था हम लोगों ने। और फिर पहले पढ़ा था क्या? अमर सिंह राठौर एक नाटक है, किसका? राधाचरण गोस्वामी का। तीनों याद कर लो। चलो अगला, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि भैया लिखा कौन था। सबसे पहले आए थे चचा गारसा द तासी। कौन आए थे? एक वही बढ़िया बहुत अजीब से नाम वाले भाई साहब, गारसा द तासी। तो गारसा तासी आए थे भाई साहब। ये जो नाम देखो भयंकर भारी भरकम है ना इनका। इन्होंने फ्रेंच, ये फ्रेंच से आए, ये कहां से आए थे? फ्रेंच भाषा के लेखक थे ये। और इन्होंने फिर बताया, इन्होंने कहा कि हम जरा हिंदी वालों को जरा ध्यान से देखते हैं कुछ जरा। और हिंदी में साहित्य बड़ा बिखरा हुआ है, कोई है ही नहीं है यहाँ पे सेटल करने वाला। जरा देखें तो कितना कितना क्या क्या है। इन्होंने बड़ा रिसर्च विसर्च करके बड़ा सा नाम वाला एक रचना लिखा, क्या? इस्तवार द ला लेत्रित्यूर एंदुई एंदुस्तानी। किसमें लिखी? फ्रेंच भाषा में लिखो। क्या लिखा? मैं लिख दे रहा हूं, आपको याद होना चाहिए, ये रटना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए जीवा पे। इस्तवार द ला लेत्रित्यूर, सॉरी, लेत्रित्यूर क्या हो जाएगा? एंदुई एंदुस्तानी। क्या होगा? लेत्रित्यूर एंदुई एंदुस्तानी, फ्रेंच भाषा में लिखा। उसके बाद फिर किसमें लिखा? अंग्रेजी में। किसने लिखा? दूसरे वाले चचा आए, कौन कौन से? अरे वही बड़े भाई साहब, कौन आए थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या लिखा है इन्होंने? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कभी पूछे आपसे कि हिंदी साहित्य के लेखन की शुरुआत किसने की, तो गारसा तासी ने की। उसके बाद हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने में जो शुरुआती भूमिका है, हालांकि काल विभाजन बहुत बाकायदे से तो बाद में मिश्रबंध विनोद में किया गया, लेकिन जो ये मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर लिखा गया, इसमें भी काल विभाजन उन्होंने बता दिया था। फिलहाल तो जब किसी एक व्यंजन का अर्धांश, अगला प्रश्न आपके सामने बेटा, चलो समझ देखो ध्यान से। जब किसी एक व्यंजन का अर्धांश, व्यंजन का अर्धांश, ध्यान से देखना, उसी के पूर्ण रूप से संयुक्त हो जाता है, तब कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? जैसे उत्पन्न में देखो ये लिखा हुआ है, आधा ना और पूरा ना, व्यंजन का अर्धांश उसी के पूर्ण रूप में संयुक्त हो गया है, उसे कंठ से, ये क्या है पूछा है, तब कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? यहां पे गलत ऑप्शन हमें लगता है दिया गया है, क्योंकि ऑप्शन ये नहीं होना चाहिए ना, एक्चुअल में वहां होना चाहिए था द्वित्व, संयुक्त, द्वित्व, संयुक्त। दोनों हम देख लेते हैं, देखते हैं शायद कुछ में बन जाता है। तो एक्चुअल में जब भी ऐसा होता है, संपृक्त ध्वनिया, युग्मक ध्वनिया, द्वित्व ध्वनिया, संयुक्त ध्वनिया, इस तरह से देखा जाएगा। तो अगर यहां पर ये पूछ ले कि इसे क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना इसे द्वित्व कहते हैं। और उच्चारण पूछ ले, यहाँ पे प्रश्न गलत है, पूछा जाना चाहिए था तब उच्चारण कैसे होता है। उच्चारण कैसे होता है? तो तालु से, बिल्कुल सही है, तालु से उच्चारण होगा। लेकिन ध्यान रखना ये द्वित्व कहलाता है कब? जब एक ही व्यंजन की उसी व्यंजन से संयुक्त हो। लेकिन अगर अलग अलग व्यंजन आ जाए तो बेटा, अगर अलग अलग व्यंजन आ जाए तो बेटा, दिसंबर में होने वाला है सीटेट, तो उसके पहले आपको चिंता मत करना, उसके नोटिफिकेशन आ जाएगा, परेशान ना हो, जल्दी आ जाएगा। उसके जैसे मान लो हमने लिख दिया सत्य, ये यहां तो दोनों व्यंजन एक तो नहीं है, लेकिन आधा व्यंजन तो है ना, इसे बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, इसे बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। दिल्ली ना, चप्पल, आधा प पूरा प, ठीक है। उच्चारण स्थान कहां से होता है? तालु से होता है। बहुत बढ़िया मेरे चीतों। अगला प्रश्न, सेशन को एक बार जरा शेयर वेयर कर दिया जरा ना, अपने हिस्से की जिम्मेदारी आप निभा दीजिए, मेरे हिस्से की जिम्मेदारी मैं बखूबी निभा रहा हूं। तो कह रहा कि उ प फ
ब भ म आदि का उच्चारण किससे होता है? देखो यहाँ पे गलत हो गया ना, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ का है लेकिन कोई बात नहीं, वहां भी हमने उत्तर जो लगाया था सही ही लगाया था। अब जरा इसको देखो, इसको हटाओ यहां से, ये गलत है। अब यहाँ पे ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, मूर्धा, तालु, ओष्ठ, और क्या हो जाएगा, और दंत। चलो दंत कर दिया, बताओ। अब बताओ, यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। उच्चारण किससे होता है? उच्चारण किससे होता है? फटाफट जल्दी से आंसर बताओ। ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं आपको। ये जो ऑप्शन है ये अगले वाले क्वेश्चन का होगा, अभी आएगा, चिंता मत करो। क्या हो जाएगा? केटीएम तो जानते हो, क्या करना है आपको, के टी एम डी ओ। देखो जरा, के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। आपने ठीक है, आपने अपने पिताजी से कहा पापा हमको केटीएम दो, क्या दो, केटीएम दो। उन्होंने कहा ऐसा है, ऐसे नहीं मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। कौन सा तप करना पड़ेगा बेटा? कचट तप करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। केटीएम वेटीएम ऐसे नहीं मिलती है, बहुत तप करना पड़ता है। तप कौन सा? कचट तप करना पड़ता है। कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। देखो, प फ ब भ म, तो यानी कि ये है पवर्ग। पवर्ग यानी कि ओ फॉर ओष्ठ। उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि ओष्ठ हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जिनको समझ में आया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो इसको हमेशा तैयार कर ले, उंगलियों पे तैयार कर ले। के टी एम डी ओ, ऐसे यहां लिख लो, के टी एम डी ओ, क च ट त प। 2-3 दिन में याद हो जाएगा। अगला प्रश्न बताओ। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2, 4, 6, 8, बताओ। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? देखो द्वित्व तो यहां पे था, जल्दी से बताओ, जब जल्दी से बताओ, फटाफट आंसर दो। गुड। देखो उत्तर ए आ रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि ए हो जाएगा। उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं बेटा? उच्छिप्त व्यंजन होते हैं ड़ा, जो ये है, और ढ़ा। पढ़ाई करते हो ना, पढ़ाई, पढ़ाई का जो ढ़ा होता है वो, और लड़ाई करते हो, लड़ाई का जो ढ़ होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। क्या मैं बोलते हैं मेरे लाल? उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। देखो ध्यान से अगला, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधियां कितने प्रकार की होती हैं? तो पहले तो संधियां कितने प्रकार की होती हैं? 3। कौन कौन सी? एक तो होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, और एक होती है विसर्ग संधि। सबको पता है। अब स्वर संधियों में कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला, जब समान स्वर मिलता है और दीर्घ बनाता है, अ से अ मिलके बड़ा आ, ई से ई मिलके बड़ी ई, ऊ से ऊ मिलके बड़ा ऊ, तो दीर्घ हो जाता है। आ से ई मिलके ए, आ से ऊ मिलके ओ, और आ से री मिलके अर बनाता है, तो गुण संधि हो जाता है। अ से ए मिलके अय, आ से ओ मिलके औ बनाता है, तो वृद्धि संधि हो जाता है। एक एक चीज समझना बेटा, मेरी आवाज अगर आपके कानों में जा रही है तो बहुत ध्यान सुनना, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं, ठीक है ना। उसके अलावा फिर क्या होता है? यड़ संधि, जहां पर ई से आ मिलके या बनाता है, और ऊ से आ मिलके वा बनाता है। इसके अलावा होता है अयादी संधि, पांचवा। कौन सा होता है? अयादी, जहां ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो क्या हो जाता है? आय आय अव आव की ध्वनि उपस्थित हो जाती है। तो कितने होते हैं? 5। ये 5 के पांचों बता दिए। जिनको ना याद हो वो इसको तैयार कर ले, याद कर ले, एकदम जिह्वा पे कंठस्थ होना चाहिए। पैराग्राफ यानी कि आपका मेमोरी बूस्टर। चलिए तैयार है। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, इनहेल करेंगे पहले एकदम पूरा फुल, फिर एक्सहेल करेंगे। यही प्रक्रिया दोबारा करेंगे। इनहेल करेंगे,
फिर एक्सेल करेंगे। अब चलिए, आपका माइंड जो है वो शांत हो चुका है, थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ते हैं, बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे ताकि आने वाले प्रश्नों का बिना पीछे पलटे उत्तर दे सकें। और अगर ऐसा हम करते हैं रेगुलर प्रैक्टिस, तो ये मेमोरी बूस्टर है, मेमोरी पावर हमारी बढ़ाती है। चलिए, आज समाज में अपराध और बुराइयां दिखाई देती हैं, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, हर व्यक्ति स्वार्थ से घिरा है, उसका मूल कारण प्रेम का न होना है। हिंसा, द्वेष, वैमनस्य, शत्रुता आदि विकारों का उद्भव भी प्रेम के अभाव में होता है। प्रेम सुखी जीवन का आधार है। प्रेम के अनेक रूप होते हैं, मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम, देश प्रेम आदि। प्रेम का रूप चाहे कोई भी हो, वह प्रगाढ़ और मधुर संबंधों को बनाने वाला है। प्रेम के कारण ही समाज या राष्ट्र प्रगति करते हैं और अनेक समस्याएं स्वतः सुलझ जाती हैं। दो समुदाय, समाज या राष्ट्र प्रेम के कारण ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। किसी समस्या का हल भी प्रेम से ही निकल सकता है, क्रोध या झगड़े से नहीं। समाज में फैली सांप्रदायिकता, भेदभाव, द्वेष, शत्रुता, आतंकवाद आदि को यदि मिटाना है तो पहले लोगों में प्रेम, एक दूसरे के प्रति का भाव उत्पन्न करना, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करना होगा। समाज और राष्ट्र भी तभी प्रगति कर सकता है और अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है जब आपसी संबंध सुदृढ़ हो और एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना हो, और यह सब एक चीज से संभव है, वह है प्रेम। छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें प्रेम की महत्ता के बारे में समझाया गया है। अब मान लो कि आपसे शीर्षक पूछ ले इसका, कि बताओ इसमें शीर्षक क्या है, तो अभी तक आपने जो पढ़ा, जो आपके दिमाग में समझा आपने, उसी से आप एक क्या बनाओगे, शीर्षक बना दोगे। ठीक है, नेक्स्ट। दो समुदाय और दो राष्ट्र को कौन सी भावना जोड़ सकती है, बताओ बेटा, क्या हो जाएगा। दो समुदाय और दो राष्ट्र को कौन सी भावना जोड़ सकती है, लगाओ दम, दिखाओ अपनी बुद्धि की ताकत। गुड, बहुत बढ़िया। क्यों, क्या हो गया शशि, क्या परेशानी भाई, क्या दिक्कत हो गई। डी, सब कह रहे हैं कि सर डी हो जाएगा। व्यापार को बढ़ाने की भावना नहीं, कला में विनिमय की भावना नहीं, बंधुत्व की भावना नहीं, सिर्फ प्रेम की भावना इंपॉर्टेंट है। अगला बताओ, आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए। अब देखो, यहां हर प्रश्न का संबंध प्रेम से है, आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा, ऐसे पैराग्राफ्स में आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, रिजल्ट कैसा भी हो यार, चिल करो। जिसका जो हमारा परिश्रम करने का काम था वो तो हो चुका ना, अब हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते, तो जस्ट चिल, जो भी होगा देखा जाएगा, आगे और अच्छा कर लेंगे अगर बढ़िया नहीं हुआ तो। आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए, जो काम तब तक टेंशन लो जब तक हम किए नहीं है तब तक उस पर फोकस करेंगे, कर दिया अब उसमें बदल नहीं सकते, छोड़ दो, अब अगले पर फोकस करो, उसे भूल जाओ। आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए, मित्रता की भावना जगाना चाहिए, लोगों को शिक्षित करना चाहिए, व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहिए, या एक दूसरे में प्रेम की भावना। सबका उत्तर प्रेम। प्रेम के कितने रूप होते हैं, मातृ प्रेम, ईश्वर प्रेम, पारिवारिक प्रेम, या एबीसी और दोनों, या सभी प्रेम, बताओ प्रेम के कितने रूप हैं। तो सिंपल सी पैराग्राफ में कह रहा है ना, भाई मातृ प्रेम भी होता है, ईश्वर प्रेम भी होता है, पारिवारिक प्रेम भी होता है, एबीसी और देश प्रेम, सिंपल सी बात है, सारे के सारे प्रेम है। और देखो, समाज में होने वाले अपराध का मूल कारण क्या है, समाज में होने वाले अपराध का मूल कारण क्या है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। ठीक है? तो बस, बहुत सारी सबके पास समस्याएं हैं, सबको लेके आप अपना कर्म करते रहिए, काम करते रहिए, अच्छा होगा, सब बेहतर होगा। समाज में होने वाले अपराध का मूल कारण क्या है,
आपसी शत्रुता, आपसी द्वेष, प्रेम का अभाव, घृणा की भावना। सिंपल सी बात है, प्रेम फिर से आ गया यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। मदमाता में कौन सा समास है, लगाओ दिमाग। चलो वापस आ जाओ फटाफट जल्दी से ग्रामर पे। मदमाता में कौन सा समास है, जल्दी बताओ। आ गया बी। चलो सब लोग कह रहे हैं कि सर बी हो जाएगा, मदमाता में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो देख लेते हैं भाई, मदमाता का समास विग्रह करके बता सकते हो क्या हमें। मदमाता में क्या हो जाएगा, मद से मस्त। मद मतलब होता है नशा, मद से मस्त या मद में मस्त कह सकते हैं। मद मतलब होता है नशा, तो मद में, मद में जो मस्त है, मतवाला है। अब देखो यहाँ पे इसको और जरा तोड़ते हैं। तो जो मद मतलब होता है नशा, तो क्या होता है, जो नशे में माता, मतवाता मतलब होता है नशे में चूर है, या मस्त है, या मतवाला है। नशे में चूर कह सकते हैं, नशे में मस्त। क्या हो जाएगा, मदमाता मतलब क्या होता है, मदमाता मतलब जो नशे में डूबा हुआ है, जो मद से मस्त है। मद मतलब होता है नशा ना? तो मद से मस्त है वो क्या होता है, जो मद में मस्त है वो क्या होगा, वो तत्पुरुष समास होगा ना बेटा। फिर द्वंद्व कहां से आ गया। अच्छा द्वंद्व के लिए दो अवयव होने चाहिए ना, मद और माता, ये ऐसे लगा रहे थे क्या, तो फिर ये मद क्या था, माता और पिता होता तो ठीक था। मद का आखिर मतलब क्या, क्या सोच के द्वंद्व लगाया आपने। एक बार ध्यान से देखें कि आखिर क्या हो सकता है ना। इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है, निर उपसर्ग नहीं है, निःशेष, निर्देश, निर्बल और निर्वाह, बताओ। निर उपसर्ग नहीं है, जो लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग देना है। जेके सिंह, बताओ। निर, साफ साफ हो जाएगा ना। तो क्या होता था, निःशेष या निर्देश में निर, निर्बल और निर्वाह, निःशेष में नहीं होगा। प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया विशेषण है, बहुत ध्यान से उत्तर दीजिएगा बेटा, हर प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा प्रश्न है। दिमाग नहीं लगाओगे तो आएगा भी नहीं। चलिए, तो प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया विशेषण है, देखो क्रिया विशेषण पूछ रहा है बेटा। क्रिया विशेषण कल ही मैंने बताया था, कब, कहां, कैसे, कितना, याद है ना। कब कहां कैसे कितना याद है। अगर आपको ये याद है तो डेफिनेटली आप लगा सकते हो उत्तर। प्रतिदिन, क्या समय पूछ रहा, प्रतिदिन का मतलब क्या है यहाँ पे, क्या समय बता रहा है आपको, क्या समय बता रहा है आपको प्रतिदिन, हाँ जी प्रतिदिन कह रहा है, वो रोज चला आता है भाई ना, समय ही तो बता रहा है। कहाँ, क्या ये प्लेस बता रहा है, स्थान बता रहा है, नहीं। कैसे, रीति बता रहा है, नहीं। कितना, परिमाण बता रहा है, नहीं। तो बचा क्या, डी आंसर हो गया, कालवाचक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो ध्यान से, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए, बताओ जल्दी से बताओ, क्या हो जाएगा।
यस, याद होना चाहिए। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय। कुत्ता भौंकता, भौंक रहा है, क्या कर रहा है? भौंक रहा है। अधिक मत बोलो। राम खाना खा रहा है। राधा रात भर जागती रही। कह रहा क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए, कौन सा उत्तर हो जाएगा भाई? सब लोग कह रहे हैं कि डी है, रात भर जागती रही। राम खाना खा रहा है। राम खाना खा रहा है। अधिक मत बोलो, कितना? अधिक मत बोलो। अधिक। कुत्ता भौंक रहा है, क्या कर रहा है? भौंक रहा है। राधा रात भर जागती रही, रात भर जागती रही। ध्यान से देखो, पूछ रहा है क्रिया विशेषण, हमें क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाला, क्रिया की विशेषता बताने वाला हमको ढूंढना है। राम खाना खा रहा है। यहां इस वाले सेंटेंस में कहीं कुछ बता रहा है? कम खा रहा है, ज्यादा खा रहा है, कहां खा रहा है, कितना खा रहा है, कैसे खा रहा है? कुछ भी बताया जा रहा है क्या यहाँ पे? कुछ भी बताया जा रहा है क्या यहाँ पे? प्रश्न जो पूछा है उसको छोड़ दो, क्योंकि वहां पे सही नहीं लग रहा है। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। क्रिया विशेषण अव्यय तो मतलब ही नहीं है ना, यहाँ पे कोई क्रिया विशेषण नजर आ रहा है आपको? देखो ध्यान से, इस वाले ऑप्शन में ए बी सी डी गलत, उल्टा लिखा है क्या यार? ये होगा बी, ये होगा सी। सेंटेंस देखना, यहाँ पे कोई भी क्रिया विशेषण आपको नजर आ रहा है क्या? चलो यहाँ तो ठीक है, कुत्ता भौंक रहा है ना, कैसे भौंक रहा है, कब भौंक रहा है, कहां भौंक रहा है, कुछ बताया जा रहा है? अधिक मत बोलो, मत बोलो, अधिक मत बोलो। यहां वह रात भर जागती रही। जागती रही कब? रात भर जागती रही। सेंटेंस को ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, ठीक है ना, तभी आपको उत्तर मिल पाएगा। सिंपल सी बात, हालांकि यहाँ प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ है, प्रश्न को ध्यान से देखना। कुत्ता भौंक रहा है में कहीं पूछ कह रहा है कि भौंक रहा है, ये तो क्रिया हो गई पूरी पूरी, भौंक रहा है। कहां भौंक रहा है, कितना भौंक रहा है? भाई क्रिया विशेषण का मतलब चार चीजें हो सकती है। काल बताएगा, कब कहां ना, रीति बताएगा, परिमाण बताएगा, और स्थान बताएगा। यानी कि यही तो होगा ना। यहां कहीं चेक करो, चारों को चेक करो, क्या यहां बता रहा है काल, कब 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 भौंक रहा है, कहां भौंक रहा है, कैसे भौंक रहा है, कितना भौंक रहा है, कुछ बता रहा है? नहीं बता रहा है। अधिक मत बोलो, यहां अधिक मत बोलो लिखा है। अगर एक तरह से देखा जाए तो बोलने के लिए बोला जा रहा है कि अधिक मत बोलो ना, ज्यादा मत बोलो, कम मत बोलो, ठीक है, यही बोल रहा है। लेकिन वहां लिखा है मत बोलो, एक्चुअल में बोलने का मतलब मना किया जा रहा है। और देखो, राम खाना खा रहा है, क्या खा रहा है? खाना। क्या तो होता ही नहीं है ना यहाँ पे। काल, कब खा रहा है, कहाँ खा रहा है, कैसे खा रहा है, कितना खा रहा है, कुछ बताया जा रहा है? नहीं बताया जा रहा है। फिर देखो, वह रात भर जागती रही। आप अगर ध्यान से देखोगे तो राधा रात भर जागती रही, कब? रात भर जागती रही। सॉरी। ठीक है, यहाँ पे केवल और केवल डी में ही ऐसा है जहां पे ऑप्शन में चुना गया है, केवल और केवल डी में ही रात भर लिखा है, बाकी कहीं नहीं है, बाकी कहीं क्रिया विशेषण नहीं है। हाँ, केवल डी में ही क्रिया विशेषण का चुनाव हुआ है, लगा हुआ है, बाकी कहीं नहीं है, ठीक है ना। ये भी अधिक जो है, अधिक मत बोलो, ये भी क्रिया विशेषण के रूप में नहीं प्रयोग होगा, समझ रहे हो? यस। देखोगे, समझोगे, प्रश्न को, सेंटेंस को देखोगे तो अपने आप ही उत्तर समझ में आ जाएगा, अपने आप ही निकाल लोगे। और सबसे बड़ी बात है, जब ये निकलेगा तो आप नया सीखोगे भी, कुछ ना कुछ नया सीखोगे भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह सोता है परंतु बहुत सपने देखता है। देखो ध्यान से, अब इसको ऑब्जर्व करना, पूरा प्रोसेस, पूरे पूरे सेंटेंस को ऑब्जर्व करो। वह सोता है परंतु बहुत सपने देखता है। मैं बार बार कहता हूं कि यहां पर आप केवल सीखना है हमें, तो जब सीखना है तो फिर क्या हो जाएगा, हमें पूरा का पूरा ध्यान देना पड़ेगा, सारा देखो ना यार, सीखने दो, गलत होगा सही होगा, सीखेंगे तो कम से कम। तो वह सोता है परंतु वह बहुत सपने देखता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। चलिए भैया जरा देख लेते हैं, सारा का सारा चेक करते हैं, रेखांकित तो बाद में चेक करेंगे। जैसे संज्ञा लिखा हुआ, वह सोता है परंतु वह बहुत सपने, अच्छा यहाँ पे अंडरलाइन अगर इसको कर दिया जाए तो क्या लगाओगे, पहले तो ये बताओ। अगर परंतु को अंडरलाइन कर दिया जाए तो आपके हिसाब से ये क्या है? ऑप्शन में जो दिया है वो तो ठीक है, इसके अलावा भी मुझे बताना कि क्या है। डी वालों, मुझे पता है कि आप बताओगे कि हाँ अव्यय है। अव्यय में क्या है? अव्यय तो चार प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार होते हैं बल्कि निपात को लिया जाए तो।
उसमें क्या है, मुझे वो जानना है। मेरी दिलचस्पी ये जानने में है कि आप लोगों को ये पता है कि ये किस पार्ट किस भाग का है। सिर्फ अव्यय से मतलब नहीं चलेगा। बताओ। माधुरी यादव, सी तो क्रिया तो होगा नहीं बेटा, क्रिया तो है ही नहीं, परंतु निपात है। अरे निपात कैसे हो जाएगा यार, वो जोड़ रहा है, देखो। वह सोता है, वह सपने देखता है, बहुत सपने देखता है। यस एग्जैक्टली। जब दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कोई योजक प्रयोग किया जाए, मैंने बार बार बोला है, फिर से दिमाग खोल के सुन लो, एकदम बढ़िया से याद कर लो। लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, अथवा, और, एवं, ये जितने भी शब्द हैं, ये सब कनेक्टर का काम करते हैं, ये सब जोड़ने का काम करते हैं, ये सब चिपकंतु पदार्थ हैं। दो वाक्यों को, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करेंगे, निपात का काम यहाँ पे नहीं कर रहे बेटा। नेहा, ठीक है, ये अव्यय है, और अव्यय में कौन सा है, समुच्चय बोधक अव्यय का काम कर रहे हैं। क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय का काम कर रहा है। कहीं भी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कहीं आपको दिखे, तुरंत लगा दो समुच्चय बोधक अव्यय है वो। लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, तथा, एवं, और, इस तरह का कोई भी शब्द इस तरह मिले, समझ रहे, यही आपको समझना है। धीरे धीरे आप ये भी समझ जाओगे। चलो अगला है, जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रसारित भाषा को कैसा होना चाहिए। जनसंचार जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रसारित भाषा को कैसा होना चाहिए। सरल, सुबोध और प्रभावी, जटिल और गूढ़, भावुक और उद्वेगपूर्ण, अस्पष्ट और भ्रामक। जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रसारित भाषा को कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, देखो, अस्पष्ट और भ्रामक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, भावुक और उद्वेगपूर्ण भी नहीं होना चाहिए, जटिल और गूढ़, ऐसा जो कोई समझ ही ना पाए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सुबोध होना चाहिए, और प्रभावी होना चाहिए। हर व्यक्ति जो समझ ले ऐसा होना चाहिए। तो सरल, सुबोध एवं प्रभावी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। आंख का पर्यायवाची नहीं है। अक्षि है, दृग है, नयन है, दृगंबु है, बताओ। धर्म संकट में पड़ तो नहीं है। अक्षि मतलब आंख होता है, और अक्षि तो तत्सम भी होता है ना आंख का, तो अक्षि का तत्सम तो आंख होता ही होता है, तद्भव आंख होता ही है। दृग मतलब भी होता है, नयन भी होता है, लोचन भी होता है ना, इसीलिए त्रिलोचन कहते हैं। लेकिन नीचे लिखा हुआ दृगंबु, दृगंबु कैसे हो सकता है। दृग मतलब आंख होता है, दृगंबु अंबु लगा है, अंबु का मतलब होता है पानी, अंबु मतलब होता है पानी, दृग मतलब होता है आंख, और दृगंबु मतलब होता है आंख का पानी। तो आंख का पानी क्या होता है, आंसू ना। तो दृगंब का मतलब क्या हो जाएगा, आंसू हो जाएगा, यहाँ पे आंख नहीं होता है। दृगंब का मतलब क्या होता है, आंख का पानी, यानी कि आंसू हो जाता है। अंबु मतलब होता है जल, अंबु जल का पर्यायवाची है ना, याद रखना इस चीज को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। उसे एक अक्षर नहीं आता, कह रहे भाई साहब उसे एक अक्षर नहीं आता, उसे एक अक्षर नहीं आता। थैंक यू सो मच अंजू जी। चलो फटाफट जल्दी से अगला क्वेश्चन बताओ बेटा। कह रहा है उसे एक अक्षर नहीं आता, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा क्षर। ये इसका इसका विलोम बताना है, रेखांकित यही वाला है। तो क्षर है, व्यंजन है, स्वर है, वर्णमाला है। वर्णमाला होना मतलब नहीं है, व्यंजन होना नहीं है, अक्षर का विलोम होता है क्षर। अक्षर का मतलब होता है जो नष्ट नहीं होता, उसे अक्षर कहते हैं। न क्षरति इति अक्षरः, न क्षरति इति अक्षरः। अक्षर यानी जो जिसका क्षरण नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, वो अक्षर है। और क्षर यानी जो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, वो है अक्षर, वो सॉरी क्षर। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है। ललित कलित, फुट फट, बंदी वंदी, गेय और जेय। अब देखो, जब भी शब्द युग्म की बात करेगा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, शब्द युग्म तभी सही हो सकता है जब दो शब्द उच्चारण के आधार पर एक ही जैसे लगे, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होता है। इसे बोलते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, यानी समश्रुत, सुनने में समान लेकिन अर्थ भिन्नार्थक, भिन्न अर्थ वाले। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, बंदी और वंदी लिखा है, बंदी और वंदी, ये शब्द बिल्कुल सही है।
ये शब्द युग्म है, एक जैसे दिख रहे हैं दोनों, दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं और भिन्नार्थक शब्द वाले भी, ठीक है। बंदी और वंदी, ठीक है। नेक्स्ट, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे गिना ना जा सके, जिसे गिना ना जा सके, बताओ। जिसे गिना ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जिसे गिना ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा मेरे चीतों, अगिनत, अनगिनत, अनगिनत और अनगिनत। शुद्ध शब्द क्या होगा, अनगिनत कहते हैं ना, ध्यान से देखो। जिसे गिना ना जा सके उसे कहते हैं अनगिनत। लिखने का तरीका सिर्फ गलत है, बाकी सब सेम है। अगिनत नहीं कर देना, अनगिनत होता है, ठीक है। क्लियर? नहीं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, दायां रास्ता साफ हो रेखांकित शब्द क्या है। दायां रास्ता साफ हो रेखांकित शब्द क्या है, विस्मयादि बोधक है, समुच्चय बोधक शब्द है, संबंध बोधक शब्द है, या परिमाणवाचक शब्द है। क्या बता रहा है, कह रहा है कि दायां रास्ता साफ हो। कैसा रास्ता, दायां रास्ता साफ हो। दायां रास्ता साफ हो, सेंटेंस आधा है क्या। दायां रास्ता साफ हो, इसमें अधूरा सेंटेंस लग रहा है, क्योंकि इसमें विस्मयादि बोधक तो कुछ नहीं होगा, है ही नहीं। समुच्चय बोधक कनेक्टर कहीं है ही नहीं। संबंध बोधक में दायां हो सकता है, परिमाणवाचक कुछ भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन हो सकता है संबंध बोधक, अगर इतना ही सेंटेंस है तो। अदरवाइज फिर सेंटेंस कुछ और होगा तो जुड़ेगा, क्योंकि देखो समुच्चय बोधक का काम होता है वाक्यों को जोड़ना, वाक्यांशों को जोड़ना। यहाँ पे एक ही सिंपल सा वाक्य ही है, दायां रास्ता साफ हो, बस, और कुछ है ही नहीं, तो जोड़ने जैसा कोई काम तो है नहीं। विस्मय आप सब जानते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द आप जानते हैं सब ना, यहाँ कहीं लगा ही नहीं है, ए और बी कट जाएगा। संबंध बोधक और परिमाणवाचक, परिमाणवाचक शब्द कहीं है ही नहीं है, बचेगा संबंध, सिर्फ दायां हो जाएगा जो संबंधवाचक होगा, ठीक है, और कहीं कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि दायां रास्ता साफ हो, या तो फिर और सेंटेंस होता तो ज्यादा क्लियरिटी होती, लेकिन सेंटेंस यहीं पे है। हाँ, संबंधवाचक देखो, दायां रास्ता साफ हो में क्या है, दायां बायां ये सब क्या होता है, कभी जोड़ने के लिए काम आता है ना। मैं तुम्हारे दाएं चल रहा हूं, जिसे मैंने कहा, देखो अभी सेंटेंस थोड़ा सा एलेबरेट करता हूं मैं, मुझे समझ में आ गया कि तुम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन। देखो मैंने लिखा, मेरे घर के दाएं तालाब है, तो ये जो देखो लिखा ना, के दाएं आ गया ना, ये क्या है, ये संबंधवाचक है। जैसे कि मैंने कहा मेरे घर के सामने मंदिर है, तो के सामने क्या होता है, मंदिर। मेरे घर के दाएं तालाब है, तो के दाएं क्या हो गया, तालाब। उसी तरह से ये दाया शब्द क्या हो गया यहाँ पे, वो एक्चुअली में सेंटेंस अधूरा है। आप पूरा सेंटेंस जानबूझ के शायद नहीं लिखा गया क्योंकि आप कंफ्यूज हैं, लेकिन यहाँ पे जब इसको बड़ा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरे बाएं, मेरे दाएं, मेरे सामने, मेरे ऊपर, के नीचे, के पीछे, के ऊपर, इस तरह के शब्द जो है वो संबंधवाचक होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट गाइस, एवरीवन, समझ में आया, आ गया, चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोग समझ लेते हो यार, ये बड़ी अच्छी बात है। हैट्स ऑफ टू यू ऑल गाइस, कसम से बता रहा हूं, वरना ऐसे चीजों को समझना बहुत मुश्किल होता है। सामान्य मतलब सबके बस की बात है नहीं, कुछ लोगों को अभी भी शायद ऊपर से निकला होगा, ये मतलब शायद बता नहीं रहे हो लोग। मैं बार बार कहता हूँ बता दिया करो बेटा, समझो, जब तक ना समझ में आएगा मैं समझाऊंगा। मैं डेली यहीं रहता हूँ, दाना पानी लेके यहीं बैठा रहता हूँ, सुबह दोपहर शाम। अभी फिर से मिल जाऊंगा आपको 12 बजे। ठीक है। एक तो तुम लोग दवा नहीं बता रहे यार, खांसी मेरे ठीक हो नहीं। देख रहे हो, 6-7 दिन हो गया यार, खांसी मेरी ठीक नहीं हो रही। दूसरा बॉटल चल रहा है सिरप का। एक्चुअली जानते हो रीजन क्या है, गले में ही है, होता है ये खांसी का इन्फेक्शन। और मैं दिन भर बोलता रहता हूँ, दिन भर फुल एसी चलती रहती है, इस वजह से वो खत्म ही नहीं हो पा रहा है बेचारा। अब छुट्टी लेके बैठे हैं, 2 दिन रेस्ट दें पहले गले को। चलो, लेकिन वो करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं यार तुम लोगों का नुकसान होगा, तुम लोगों से वैसे ही मिलेंगे नहीं तो हमारा अब दिन ही नहीं बीतेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, बस से पाठशाला जाते हैं ना। जब भी से माध्यम के रूप में आएगा, मैं पेन से लिखता हूं, वह पैर से चलता है,
बस से पाठशाला जाते हैं, कुल्हाड़ी से दाल पेड़ काटा जाता है ना, तुम कान से सुन रहे हो, तुम मोबाइल मोबाइल से मुझे देख रहे हो। जहां भी से का प्रयोग माध्यम के रूप में आएगा वहां पे हमेशा करण कारक हो जाएगा। जहां भी क्या होगा, माध्यम के रूप में, वहां स्कूल जाने का माध्यम क्या है, बस, तो से माध्यम के रूप में आ रहा है। लेकिन जब भी अलगाव दर्शाया जाएगा, ठीक है ना, अलगाव दर्शाया जाएगा, आप काढ़ा बनाकर पिए अदरक के गुड़ और 2-3 बार सजी। अंजू बेटा पूरा बॉटल भरा हुआ है अदरक के पानी से, गर्म करके पूरा भर के दिन भर कप में पीता रहता हूँ मैं। तो पी पी के बस इतना ऐसा हो गया ना कि थोड़ा सा बस आलू टमाटर टमाटर डाल के अगर वो दोनों करे तो सब्जी बन जाएगी, इतना मसाला वसाला डाल के पीते कढ़ा। एक्चुअली दिन भर यही प्रॉब्लम, यही दिन भर बोलता रहता हूँ ना, यही रेस्ट नहीं मिल रहा है उससे। लौंग मुंह में रखें, ओके चलो ठीक है, मैं ये भी कर लेता हूँ भाई। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है, हो जाएगा कल, लेकिन कल भी तो क्लास है यार, संडे भी तो क्लास ही है। किन शब्दों से वचन की पहचान होती है, संज्ञा से, क्रिया विशेषण से, क्रिया से, विशेषण से, बताओ। चलो मेरे चीतो, आप लोग इतना ध्यान देते हो यार, थैंक यू सो मच, बट जरा क्लास क्लास कर ले जरा ना, हमें भी आपका ध्यान देने दीजिए। बताओ क्या हो जाएगा, किन किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है, फटाफट जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। करण कारक चिन्ह से होता है, हाँ करण कारक का भी होता है और अपादान का भी से होता है, दोनों में सिर्फ अंतर होता है। तुलसी की चाय, देखो तुलसी से मुझे अब कहानी याद आ जाएगी, फिर रहन दो, वरना पता है तू क्या हुआ। तुलसी के अभी 2 दिन पहले की बात है, कल या परसों परसों की बात है, तो मैंने अपने जो सुबह खाना बनाने आती है उससे तुलसी मंगवाई, मैंने कहा काम करना, अभी तुम तुलसी लेके आना जरा, कहीं मिल जाए तो पत्ती, तो उससे उससे पीते जरा सही हो जाएगा। तो वो लेके आई बेचारी और सुबह सुबह बना के भी दी हमको कि आप ये पीजिए, और थोड़ा सा पत्तियां रख के गई कि रख दीजिए, दोपहर में आप गर्म करके फिर से पी लीजिएगा, पता है। तो मैंने क्या किया, दोपहर में पानी वानी डाला पैन में, और तुलसी की पत्ती डाल दी उसमें, थोड़ी सी अदरक डाल दी और पानी डाल के छोड़ दिया कि गर्म होने दो, और मैं आके बैठ गया यहाँ पे अपने स्टूडियो में। फिर उसके बाद क्लास थी एक, और फिर मैं क्लास लेने लग गया। वो तुलसी की पत्ती वाला पानी ना गर्म हुआ, उबला, उबल के फिर वो पैन पूरा गर्म होके लाल हुआ, सारी तुलसी की पत्ती जल के कोयला बन गई, और फिर मुझे लगा कि कुछ तो जल रहा है, तो फिर जाके मैंने बंद किया। तो तुलसी ऐसे गई मेरी, ठीक है। फिलहाल तो आ जाओ तुम लोग यार, किन शब्दों में वचन की पहचान नहीं होती, तो क्रिया से होती, क्या होता, अच्छा पहचान नहीं होती, सॉरी सॉरी, क्रिया से होती है पहचान, ध्यान रखना, वचन की पहचान क्रिया से होती है। क्या कह रहा है, किन शब्दों की पहचान क्रिया से नहीं होती, पूछ रहा है वो क्रिया से तो होती है ना। मैं आप लोगों की बातों में इधर से भटक गया, चलो यहाँ पे संज्ञा से होती है, क्रिया से होती है, विशेषण से होती है भाई। एक होगा तो संज्ञा एक होगा, दो लोग, 2-3-4 लोग होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे संज्ञा बहुवचन हो जाएगी। क्रिया भी ऐसे ही है, वह जाता है तो एक वचन, वह जाते हैं, जाते तो बहुवचन हो जाएगा। विशेषण से भी बहुवचन का प्रयोग पता चल जाता है एक वचन का, लेकिन क्रिया विशेषण से नहीं, क्यों जानते हो भाई, क्योंकि ये अव्यय है ना। आप लोग दिमाग नहीं लगा रहे हो, बस मेरी बातें सुन रहे हो, अव्यय है ना ये तो, ये क्रिया विशेषण तो अव्यय है, और अव्यय अगर है तो फिर इससे तो ना तो जेंडर का पता चलेगा ना नंबर का पता चलेगा, क्योंकि ये तो अव्यय है। तो सिंपल सी बात है, उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण से पता नहीं चलेगा। अगला प्रश्न बताओ, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, बताओ, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, जल्दी से बताओ। हाँ बहुत पहले, अरे अक्सर होता है बेटा, साजिया ये मेरे साथ अक्सर होता है, जब भी मैं कभी ऐसे मूड करे कि यार लाओ आज खुद ही से कुछ बना लेते हैं, दूध वूध चाय वाय, कभी कभी अक्सर जल जाता है। जल्दी से बताओ, चलो इधर आ जाओ, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, फिर अब बतियाएंगे टेलीग्राम पे हम लोग, अभी यहाँ पढ़ लो बेटा, टेलीग्राम पे बताया जाएगा। कितने होते हैं, 3 होते हैं, कौन सा, एक तो होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, और एक होता है भाववाच्य ना। इंग्लिश में 2 वॉइस होते हैं, 2 वाच्य होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, हिंदी में आके यहाँ पे 3 हो जाते हैं, तो कितने हो जाते हैं यहाँ पे, 3 वाच्य हो जाते हैं। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? वह गए। क्रिया का सेकंड फॉर्म पर सेंटेंस खत्म हो जाए तो वो सामान्य भूतकाल होता है, पूर्ण भूतकाल नहीं होता। पूर्ण भूतकाल बताने के लिए आपको लास्ट में था, कि, थे की खोज करनी चाहिए। देखो लिखा है वह खा रहे थे, नहीं यहां थे तो है लेकिन नहीं, यहां रहे थे है, और रहे थे क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। वह आए थे, क्रिया के सेकंड फॉर्म के बाद थे लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। समझ आया? समझ आया सी सबको? सारे लोगों को समझ आ रहा है ये? किसी एक दो चार दस को नहीं, सभी को समझ में आ रहा है? जितने भी साथी मुझे देख पा रहे हैं, मुझे पता है कि काफी सारे लोग रेगुलर कमेंट नहीं करते, लेकिन आप भी कभी कभी कर दिया करो, एटलीस्ट मुझे पता चले कि हाँ सारे साथियों को समझ में आ रहा है ना, संशय ना रहे मेरे मन में, मुझे भरोसा हो कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। इसलिए कभी कभी सबको कमेंट कर दिया करो यार कि हाँ सर समझ आ रहा है। रेखांकित शब्द का बहुवचन बताइए। बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया। क्या पूछा है? बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया, पूछा है बहुवचन। लो इसका बहुवचन बनाओ। बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया, सिंपल सा है यार। नदी का क्या हो जाता है बहुवचन? नदी का बहुवचन हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना नदी का बहुवचन नहीं पूछा, इस सेंटेंस में नदी का बहुवचन पूछा है। वैसे तो आप नदियां भी लगा सकते हो, वैसे तो आप नदियां भी लगा सकते हो, लेकिन यहां सेंटेंस में क्या नदियां काम आएगा? बारिश के कारण नदियां का बहाव तेज हो गया कि नदियों का बहाव तेज हो गया? इस सेंटेंस में तो नदियों आएगा ना, इस सेंटेंस में तो नदियों का बहाव तेज हो गया। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो बेटा, हाय मुझे क्या हो गया में वाक्य का प्रकार पहचानिए। कह रहा हाय मुझे क्या हो गया ना, हाय मुझे क्या हो गया, तो क्या हो गया? यस, विस्मयादि बोधक ना, बहुत बढ़िया। सब कह रहे सर यहाँ पे तो विस्मयादि बोधक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हाय लगा हुआ है और हाय के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। हाँ वैसे नदियां होता है, क्योंकि नदी शब्द जहां पर भी ईकारांत, ईकारांत यानी बड़ी की मात्रा लगी हो, उसका बहुवचन बनाने के लिए इसे छोटी की मात्रा में कन्वर्ट करके लास्ट में या लगा दोगे तो नदियां बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत बढ़िया बेटा, गुड। शुद्ध वाक्य पहचानिए। क्या है शुद्ध वाक्य? कह रहा है कि मेरी 5 बहनें और एक भाई है, मेरी 5 बहनें और एक भाई है, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। बताओ जरा क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे इस सेंटेंस का उत्तर कि कौन सा सही है। हाँ बिल्कुल सही है, मुझे तो हुई है बिल्कुल। क्या हो जाएगा? जीएस स्टडी 3.0। बताओ बेटा क्या उत्तर हो जाएगा? मेरे शेरों दहाड़ो यार, एक बार देखो ध्यान से। मेरी 5 बहनें, बहनें और एक भाई हैं, एक के साथ बहुवचन नहीं होता। मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, 5 बहनें हैं, इसके साथ सेट हो जाएगा। 5 बहुवचन है तो है होगा, सही है। और फिर यहां मेरा, मेरी नहीं होता, मेरी एक भाई तो नहीं होता, मतलब क्या होगा? उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताओ, मुझे पढ़ना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। ये वाला रेखांकित चिन्ह, यही वाला, ये तो फुल स्टॉप लगा हुआ है ना, पूर्ण विराम कहाँ गया? ये तो हलवा वाला प्रश्न है, टाइम देना ही नहीं, आगे बढ़ो, इस टाइम को बचाएंगे। द्वंद्व समास में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? द्वंद्व समास में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताओ, द्वंद्व समास में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताओ, जैसे हम लिखते हैं ना माता पिता, माता पिता, ये है ना द्वंद्व समास, ये वाला चिन्ह ना। जैसे हम क्या लिखते हैं भाई बहन, ये जो बीच में चिन्ह लगा इसे क्या बोलते हैं? अवतरण बोलते हैं, संयोजक बोलते हैं, त्रुटिबोधक बोलते हैं, अल्प विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हाइफन कहते हैं, योजक या संयोजक कहते हैं। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं इसे, इसे बोलते हैं योजक चिन्ह।
या इसे बोलते हैं सामासिक चिन्ह, क्योंकि समास में प्रयोग होता है इसीलिए इसे सामासिक चिन्ह भी बोलते हैं। चिन्ह लिखने का तरीका ध्यान रखना वरना गलत कर दोगे। चिन्ह, हाँ, योजक चिन्ह होता है। अगला प्रश्न बताओ। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। कलेजा पसीज जाना क्या होता है? कलेजा पसीज जाने का मतलब क्या होता है? बताओ बेटा। सभी साथी बताएंगे मेरे, सभी शेयर शेयर नहीं, एक बार दहाड़ेंगे बढ़िया से, और सेशन को शेयर वेयर कर दो भाई जरा। लाइक तो तुम लोग करते नहीं हो यार, मैं कहूंगा ही नहीं अब। बस शेयर कर दिया करो दोस्तों तक अपने। लाइक तुम्हारा मन करे तो, अच्छा लगे तो कर देना। क्या कह रहा है? कलेजा पसीज जाना। क्या हो जाएगा? डी, यानी कि दया उत्पन्न। बहुत बढ़िया। ए नहीं होगा भाई, दिल बैठ जाना थोड़ी ना होता है, दिल थोड़ी ना बैठेगा। दया उत्पन्न हो जाना। कलेजा पसीजने का मतलब होता है दया। मतलब भाई साहब मेरा दिल पसीज गया उसको देख के ना, कलेजा पसीज गया मतलब दया आ गई उसको यार, उसकी दीनता पर, उसकी समस्या, उसकी जैसे एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना, तो उसकी कंडीशन देख के मुझे दया आ गई उस पर यार, कितना तकलीफ में होगा, कष्ट में होगा वो ना। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, इसके लिए एक लोकोक्ति बताओ। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, मान न मान मैं तेरा मेहमान, मतलब जबरदस्ती गले पड़ना। भरमार, मार भार कर उनकीम बनाना, ये क्या है? मार भार कर उनकीम बनाना, पता नहीं क्या लिखा है। पराये धन पर सभी सभी नारायण नहीं होता। पराये धन पर क्या होता है? सभी नारायण नहीं होता, कुछ और होता, कोई नारायण होता है, मतलब किसी दूसरे के पैसे पर ऐश करना। और मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये हो जाएगा मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये वाला बताओ जरा, पराये धन पर कौन सा नारायण होता है? पराये धन पर ऐसे कुछ होता है, लोकोक्ति एक होती है, सभी नारायण नहीं होता। हाँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बाकी ये वाला बताता हूं मैं आपको, याद आए तो। अगला, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक उचित शब्द बताओ। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक उचित शब्द क्या होगा? दुर्लभ है, अलभ्य है, अप्राप्य है, अनुपलब्ध है। क्या हो जाएगा? दुर्लभ है, अलभ्य है, अप्राप्य है, अनुपलब्ध है। जो कठिनाई से, जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं। लभ मतलब होता है पाना, लभते लभेते लभंते, लभ धातु। और दुर, दुर उपसर्ग लगाएंगे मतलब होता है जो कठिनाई से प्राप्त हो। सुलभ मतलब होता है जिसे आसानी से मिल जाए, और अलभ्य मतलब होता है जो मिले ही ना, संभव ही ना हो। तो अलभ्य का मतलब होता है जो मिलना संभव ही ना हो, जिसे कहते हैं अप्राप्य, जो प्राप्त नहीं किया जा सकता। अनुपलब्ध, जो उपलब्ध नहीं है। दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। ऊर्जा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? ऊर्जा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? गुड। ऊर्जा का समानार्थी शब्द बताओ भाई, इतना आसान तो है, क्योंकि उदग्र होगा नहीं, ऊर्ध्वांग होगा नहीं, ईंधन होगा नहीं। ऊर्जा का समानार्थी क्या होता है? शक्ति होता है ना, शक्ति, ऊर्जा। अगला, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। जानते हो ना तुम लोग, पढ़ा है कभी इसको? ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा और आगरा। ब्रज भाषा, ब्रज मथुरा के आसपास बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए बोली है, सॉरी भाषा तो है नहीं, बोली है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? ब्रज मथुरा के आसपास बोली जाती है। नेक्स्ट, सुख सागर की रचना किसने की? क्या पूछा था? नहीं है, सॉरी, यहां पे एक चीज देखो ध्यान से, नहीं है पूछा है। मथुरा में तो बोली ही जाती है, नहीं है। ये धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। देखो मथुरा उसके बगल ही है आगरा, तो आगरा में भी बोली जाती है, उसके पास ही है धौलपुर, ये सरगुजा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, हालांकि ये प्लेस जो जानता होगा उसके लिए आसान होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल आस पास है मथुरा और आगरा, तो यहाँ जो नहीं बोली जाती वो है सरगुजा। अगला है, सुख सागर की रचना किसने की? सुख सागर, अंतिम प्रश्न आज का। सुख सागर की रचना किसने की?
सुख सागर। अब लल्लू लाल का नाम मत ले लेना भाई, तुम लोग हमेशा लल्लू लाल के पीछे पड़े रहते हो। सुख सागर की रचना सदा सुखलाल ने की है। ठीक है, सुख सागर की रचना किसने की है? सदा सुखलाल ने की है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, सुख सागर पूछा है, नाम ध्यान रखना। नेक्स्ट, खड़ी बोली का विकास। खड़ी बोली का विकास किस भाषा से हुआ है, ये आप लोग बताएंगे। ये होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर देना, जिससे कि बाकी सारे साथियों को भी पता चल जाए, इंफॉर्मेशन मिल जाए एटलीस्ट कि हाँ वो भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे साथी कई बार आपसे पूछते रहते हैं, या आप किसी अपने दोस्त से पूछते हो ना कि यार ये वाला सब्जेक्ट कहाँ पढ़ रहे हो बता दो मुझे, ये किससे पढ़ रहे हो यार बता दो ना, इसके नोट्स कहाँ मिल जाएंगे। तो आपको भी ये हेल्प करनी चाहिए लोगों की, कि उनकी जो तलाश है वो पूरी हो जाए। तो यहाँ पे समाप्त करेंगे आज के अपने सेशन को। मिलते हैं आपसे 12 बजे, ठीक है ना, आज सैटरडे है ना। GS स्टडी 3.0 सर कंफ्यूज कर दिया, देखना पड़े, क्या देखना पड़ेगा बेटा? हमने बोला ना, हम पे ही भरोसा कर लो यार कभी कभी ना। हम्म, ठीक है, सुख सागर सदा सुखलाल की 100%। देख लिया बेटा, आप जाके देखना। चलिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं 12 बजे फिर आप सबसे। ठीक है, गुड।